चलिए, तो सदिश की कहानी को, वेक्टर की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और हमने अभी तक क्या क्या कर लिया? वेक्टर की डेफिनेशन, वेक्टर की परिभाषा और उससे रिलेटेड जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है वो पढ़ ली, और टाइप ऑफ वेक्टर्स भी अब अपना पूरा हो गया है। ठीक है, पिछले वीडियो में या पिछले लेक्चर में हमने किसकी बात की थी? पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, और हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, सदिश के योग के नियम, वो दोनों नियम भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब अपने को क्या पढ़ना है आज के लेक्चर में? सदिश योग के गुणधर्म। ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन हम पढ़ चुके हैं ना बच्चों। वेक्टर एडिशन का जो नियम है, सदिशों के योग का जो नियम है, कौन कौन से दो नियम पढ़े थे हमने? कौन कौन से दो नियम पढ़े थे? न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम, है ना? अबे पांडु हो क्या? हमने कौन कौन से दो नियम पढ़े थे? त्रिभुज का योग नियम पढ़ा था, और दूसरा हमने समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का योग नियम पढ़ा था। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये पढ़ा था हमने वेक्टर ना। इसमें न्यूटन कहाँ से आ गए? तो अब उसी वेक्टर एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में अपने को पढ़ना है, और उन प्रॉपर्टीज़ को हम प्रूव भी करेंगे, और बेसिकली अपने को उसका जो रिजल्ट है वो ध्यान में रखना है। बहुत ही छोटी छोटी सी, कोई भी खतरनाक प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पे, झाग नहीं आएंगे आपके, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी देखो, बचपन से इस प्रॉपर्टी को हम पढ़ते आ रहे हैं नंबर्स के फॉर्म में, है ना। जब नंबर सिस्टम हम पढ़ते थे तब क्रम विनिमय नियम, वेक्टर में तो हम आज पढ़ेंगे, लेकिन नंबर्स के फॉर्म में हम पढ़ चुके हैं इसको। क्रम विनिमय नियम, जिसको हम बोल सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉन्सिटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्रम विनिमय नियम क्या बोलता है? देखो, अगर मैं नंबर्स के टर्म्स में बात करूं, अगर मैं संख्याओं के संदर्भ में बात करूं, तो जैसे आपने पढ़ रखा होगा कि 1 + 2 करो या 2 + 1 करो, दोनों ही अपने से नहीं बनते हैं। सही ना? 1 + 2 करो या 2 + 1 करो, दोनों का ही आंसर क्या आता है? सेम आता है। कितना आता है? 3 के बराबर आता है। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स तो यही बोलती है। तो बेसिकली ये क्या है कि नंबर्स को अगर इंटरचेंज कर दिया, ऑपरेटर को वही रखा, यदि हमने संख्याओं को बदल दिया आपस में और उन पर होने वाली जो संक्रिया है वो हमने बरकरार रखी है, तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है बच्चों? सेम आता है। ठीक है, अब इस तरीके से मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेना उचित नहीं समझता हूँ। जैसे 1 + 3 और 3 + 1 कर दिया तो वो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि इस तरीके से जोड़ो या इस तरीके से जोड़ो, वो क्या है? बराबर ही है। रिजल्ट क्या दे रहा है? बराबर ही दे रहा है। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्रम विनिमय, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी को बोला जाता है क्रम विनिमय नियम। क्या मुझे गुणधर्म लिख देना चाहिए यहाँ पे? क्रम विनिमय गुणधर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्रम विनिमय गुणधर्म सही है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं बोलूं कि एडिशन के ऊपर क्रम विनिमय नियम का पालन होता है या नहीं होता है, योग के ऊपर, अभी मैं संख्याओं की ही बात कर रहा हूं ना, बेहोश मत हो जाना, योग के ऊपर क्रम विनिमय नियम का पालन होता है या नहीं होता है? तो बिल्कुल होता है, दिखाई दे ही रहा है आपको। अगर मैं पूछूं कि संख्याओं के गुणन के ऊपर क्रम विनिमय नियम का पालन होता है या नहीं होता है, तो चेक कर लो। जैसे 1 × 3 और 3 × 1 करोगे तो क्या होगा? दोनों से ही आंसर क्या आ जाना चाहिए? 3 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि गुणन में भी क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। इसी तरीके से अगर मैं भाग करने में पूछूं, डिवीजन में, ठीक है, भाग जाने में नहीं, भाग करने में, डिवीजन के बारे में अगर मैं बोलूं, तो तुम क्या बोलोगे कि 4/3 और 3/4 बराबर है क्या? 4/3 और 3/4 बराबर है क्या? नहीं बराबर है। ठीक है ना, बराबर नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाग, जब संख्याओं का डिवीजन किया जाता है तब क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। ठीक है, तो भाज्य की जो संक्रिया है उसके ऊपर क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है, किंतु योग में हो जाएगा,
और इसमें हो जाएगा, किसमें, गुणन में हो जाएगा। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में अगर आप बात करोगे तो 1 - 3 और 3 - 1 क्या बराबर हैं? 1 - 3 और 3 - 1 क्या बराबर हैं? नहीं है बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि घटाते समय भी क्रम विनिमय नियम का पालन संख्याओं के ऊपर नहीं होता है। तो ये तो छोटी सी बात हो गई ये समझाने के लिए कि क्रम विनिमय गुणधर्म किसको बोलते हैं। मैं नियम बोल दे रहा हूँ लेकिन वो क्या है, गुणधर्म है, ठीक है ना, समझ जाना। अब इसको मैं मिटा देता हूँ और अब हम बात कर लेते हैं इसी तरीके से सदिशों की। तो अगर मेरे पास दो सदिश हैं, सदिश A और सदिश B, इफ़ वी हैव टू वेक्टर्स, कौन कौन से, A वेक्टर और B वेक्टर, तो इनमें क्रम विनिमय नियम का गुणधर्म होगा क्या? A वेक्टर और B वेक्टर को अगर मैं जोड़ूं तो क्या वो B वेक्टर प्लस A वेक्टर के बराबर आना चाहिए? तो जवाब है हाँ। इसका मतलब क्या है कि सदिशों का जो योग होता है, सदिशों का जो योग होता है, वेक्टर का जो एडिशन होता है, वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। मतलब अगर मैं वेक्टर्स को इंटरचेंज कर दूं, A वेक्टर की जगह B वेक्टर लिख दूं और B वेक्टर की जगह पे A वेक्टर लिख दूं और प्लस की जगह पे प्लस ही रखूं, ऐसे नहीं कि प्लस की जगह पे माइनस कर दिया तुमने या डॉट प्रोडक्ट करने लग गए, प्लस की जगह पे प्लस ही रखूं, क्योंकि हम योग की ही तो बात कर रहे हैं। टॉपिक का नाम देख लेना पढ़ने से पहले। तो हम बोलेंगे कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर करो या B वेक्टर प्लस A वेक्टर करो, जब तक आप उस संक्रिया को बरकरार रख रहे हैं तब तक क्रम विनिमय नियम का पालन होगा और ये दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये तो अपना पहला गुणधर्म हो गया। अब इसको अगर आप प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। अगली स्लाइड में देखते हैं। प्रूफ आप इस तरीके से कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, समांतर चतुर्भुज। ये माना ये O है, ये A है, ये B है और ये क्या है, C है। तो OA वेक्टर मान लेते हैं क्या है बच्चों, A वेक्टर। ठीक है, जो भुजा OA है उसके अनुदिश जो सदिश लिखा हुआ है उसको मैंने A वेक्टर से दर्शाया है या प्रदर्शित किया है। इसी तरीके से AB वेक्टर को मान लेते हैं कि मैंने लिख दिया B वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ ही रहा होगा सबको। तो अब हम क्योंकि फ्री वेक्टर की बातें कर रहे हैं तो मैंने जैसा कि बोला था कि अगर ये A वेक्टर है, इसको मैं ट्रांसलेट करके ऊपर ले जाऊं या नीचे ले जाऊं, तो एज लॉन्ग एज मैं इसका ओरिएंटेशन नहीं बदल रहा हूं, तो अगर मैं केवल ट्रांसलेशन की बात करूं तो ये भी A वेक्टर है और ये भी क्या है, A वेक्टर है। तो मैं बोल सकता हूं कि CB वेक्टर भी क्या हो जाएगा बच्चों, A वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि OA वेक्टर को मैं ट्रांसलेट करके ऊपर ले गया, CB वेक्टर बन गया वो। ठीक है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। इसी तरीके से AB वेक्टर यदि B वेक्टर है तो OC वेक्टर भी क्या हो जाएगा, B वेक्टर हो जाएगा। ये भी समझ में आ रहा है सभी को? अच्छा, अब इतनी बातें तो हम पहले भी कर चुके हैं और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था क्या कि OB वेक्टर किसके बराबर होगा, अगर आपको याद हो तो ट्रायंगल लॉ या समांतर चतुर्भुज दोनों में से कोई सा भी याद हो तो हम बोल सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर के बराबर होगा। इतनी बातें हम पहले भी कर चुके हैं, कुछ भी नया नहीं पढ़ा इसमें हमने। ठीक है ना। अब प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रूफ में हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर त्रिभुज OAB की बात की जाए, यदि त्रिभुज OAB पे गौर फरमाया जाए तो हम बोलेंगे कि OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर किसके बराबर आ गया, AB वेक्टर के बराबर। ये क्या कर रहा हूं मैं, गड़बड़ है कुछ। हाँ, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, OB वेक्टर के बराबर आ जाएगा। त्रिभुज के योग का नियम सदिशों के लिए जो हमने पढ़ा था कि अगर दो भुजाएं समान क्रम में लिखी गई हैं तो तीसरी भुजा उल्टे क्रम में उन दोनों के योग को निरूपित कर रही होगी। तो यहाँ पे तीसरी भुजा, देखो इसका क्रम और इसका क्रम तो समान है, तीसरी भुजा का क्रम हम उल्टा कर दें, इस तरीके से कर दें, ब्लू से बना देता हूं मैं उसको, इस तरीके से। तो हम क्या बोलेंगे कि OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, ध्यान से देख लेना, किसके बराबर आ जाना चाहिए, OB वेक्टर के बराबर आ जाना चाहिए। सही है,
यहाँ तक ठीक है। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक और त्रिभुज है, कौन सा, त्रिभुज ओ बी सी या ओ सी बी, जो भी तुमको कंसिडर करना है, नाम तो कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब त्रिभुज तो वही होना चाहिए भाई, नाम का मतलब कटरीना नहीं लिख दिया। तो त्रिभुज है ओ बी सी, और इस त्रिभुज में भी फिर से ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा देंगे। तो अब आप किन दोनों को जोड़ेंगे कि तीसरा अपने को मिल रहा है, किन दोनों को जोड़ेंगे, आप जोड़ेंगे ओ सी वेक्टर को किसके साथ, सी बी वेक्टर के साथ। ध्यान से देख लेना, ओ बी वेक्टर की दिशा ये है और सी बी वेक्टर की दिशा ये है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन में होगा तीसरी भुजा। तो इन दोनों का जो योग आएगा वो किसके बराबर आएगा बच्चों, ओ बी वेक्टर के बराबर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, ऐसे क्या है, ऐसे तो समझ में आ ही रहा है ट्रायंगल के हिसाब से। और इसको हम इस तरीके से भी देख सकते थे कि अब तो हमने पोजीशन वेक्टर भी पढ़ लिया, अब तो हमने पोजीशन वेक्टर भी पढ़ लिया। तो ओसी वेक्टर का क्या मीनिंग है, मैंने आपको बताया था, सिखाया था। ओसी वेक्टर का मीनिंग है सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ओ का पोजीशन वेक्टर। इसी तरीके से बीसी वेक्टर का क्या मीनिंग है, सॉरी सीबी वेक्टर का क्या मीनिंग है, बी का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश माइनस सी का पोजीशन वेक्टर। तो अब आप देख पा रहे हैं कि सी का पोजीशन वेक्टर और माइनस सी का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, चल बसा, और बच क्या गया अपने पास, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ओ का पोजीशन वेक्टर। तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ओ के पोजीशन वेक्टर को ही क्या बोला जाएगा बच्चों, ओ बी वेक्टर बोला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ट्रायंगल लॉ को भी हम इस तरीके से पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में फील कर सकते हैं, क्योंकि अब आप सारी बातें पढ़ चुके हैं तो आपको थोड़ा खेलना आना चाहिए। ठीक है, तो हमने बोल दिया ओसी वेक्टर प्लस सीबी वेक्टर किसके बराबर है, ओ बी वेक्टर के बराबर है। तो अब अगर ये समीकरण नंबर 1 है और अगर ये रिजल्ट नंबर 2 है, तो हम क्या बोलेंगे कि 1 और 2 दोनों के आरएचएस में ओ बी वेक्टर है, तो इसका मतलब 1 बराबर 2। हालांकि 1 2 के बराबर नहीं होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कोई जादूगरी नहीं कर रहे हैं, हम रिजल्ट नंबर 1 को रिजल्ट नंबर 2 के बराबर कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो कि इनके एलएचएस भी बराबर होने चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर बराबर, इसके एलएचएस में क्या है बच्चों, ओ सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी इन अनुदिश के, जो भी इन सदिशों के नाम है वो लिख देने हैं। ठीक है, जैसे ओ ए वेक्टर हमने किसको बोला है, ए वेक्टर को, तो इसकी जगह पे आ गया ए वेक्टर, और ए बी वेक्टर किसको बोला है आपने, बी वेक्टर को, तो इसकी जगह पे बी वेक्टर आ गया, बराबर ओ सी वेक्टर किसको बोला है आपने, ओ सी वेक्टर बी वेक्टर को, और सी बी वेक्टर किसको बोला है आपने, सी बी वेक्टर आपने बोला है ए वेक्टर को। ठीक है ना, तो रिजल्ट क्या आया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इसका मतलब सदिशों का जो योग है, वेक्टर का जो एडिशन है, वो क्रम विनिमय नियम का या गुणधर्म का पालन करते हैं। विनियम कैसे हो गया वे, विनी के आगे जा ही नहीं रहा है, विनी पसंद है इसको बस, क्रम अरे विनी, चलो यार ऐसे लिख देता हूँ, क्रम विनिमय। ठीक है, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा प्रूव हो गया। यार ये क्या कर रहा हूँ मैं, स्पेलिंग गड़बड़ कैसे हो रही है आज मेरे से, प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा इसका प्रूव हो गया। हमने क्या किया, पहले हमने पैरेललोग्राम बनाया, उसमें समीकरण को लिख दिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एक बार इस त्रिभुज की तरफ से लिख दिया और एक बार इस त्रिभुज की तरफ से लिख दिया, और वहां से हमने शो कर दिया कि सदिशों का जो योग है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। फर्स्ट के बाद कौन सा आता है, सेकंड वा।
सेकेंडवा जो गुणधर्म है वो कहलाएगा साहचर्य नियम। ये भी आपने बचपन में पढ़ रखा है, साहचर्य नियम। वेक्टर के लिए नहीं लेकिन नंबर्स के लिए पढ़ा है। साहचर्य नियम जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको भी समझ लो, इसका क्या मतलब है। जैसे अगर मैंने संख्याओं के संदर्भ में बात की और ये बोल दिया कि 1 + 2 + 3 बराबर होता है क्या 1 + 2 + 3 के। ठीक है, तो तुम सोचोगे मास्टर बावला हो गया है हमारा, लेकिन मैं आपसे इस तरीके से पूछना चाहता हूँ कि एक ब्रैकेट यहाँ पर लगा दिया और एक ब्रैकेट यहाँ पर लगा दिया, अब बताओ कि क्या रिजल्ट में कोई फ़र्क आ जाएगा। तो आप बोलोगे नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा 7 और यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, अरे 7 नहीं, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा 6 और यहाँ से भी आंसर आ जाएगा कितना 6। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि सदिशों को नहीं, नंबर्स को ऐड करते समय अगर मैंने इन ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर दिया, मतलब इधर लगा दिया, इसकी पोजीशन यहाँ पे कर दी या इसकी पोजीशन इधर कर दी, तो उससे इनके एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उससे इन संख्याओं के योग पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम वेक्टर्स में क्या बोलते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के। अब तुम अगर बोल के देखोगे तो मैं बेसिकली क्या बोल रहा हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के। तो बोलने में तो ये बराबर प्रूव हो ही जा रहा है क्योंकि सेम चीज़ मैं बोल रहा हूँ, लेकिन लिखते समय आप देखें कि ब्रैकेट्स की पोजीशन जो है वो यहाँ पे ए और बी पे लगी हुई है और यहाँ पे बी और सी पे लगी हुई है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सदिश का जो योग होता है वो साहचर्य नियम का या साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। चलो यहाँ पे नियम लिखा हुआ है, ये भी चल जाएगा, या गुणधर्म भी लिख सकते हो, तो बिल्कुल करता है। तो रिजल्ट तो बेसिकली ये है जो आपको ध्यान में रखना है कि सदिशों का योग करते समय ब्रैकेट को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो उनके योग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो अलग बात है कि आपने प्लस की जगह पे यहाँ पे माइनस कर दिया, तब तो ज़बरदस्त फर्क पड़ जाएगा। ठीक है ना, प्लस की जगह पे तो आपको प्लस ही रखना है, लेकिन ब्रैकेट को जब तक आप इंटरचेंज कर रहे हैं और प्लस को बरकरार रख रहे हैं तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आओ इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। ये रिजल्ट हो गया बच्चों, इसको आप नोट कर लेना, पालन करते हैं। ठीक है, ऐसे लाइन लिख लेना, सदिश शो के योग साहचर्य नियम या गुणधर्म का पालन करते हैं। ठीक है, ये लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान है, लेकिन प्रूफ वगैरह आप करें, है ना, इन चीज़ों को स्किप ना करें। ऐसे ना सोचे कि प्रूफ तो बोर्ड में पूछा ही नहीं जाता है तो हम क्यों पढ़े। अरे हम सीखने के लिए पढ़ रहे हैं यार, ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर चीज़ बोर्ड में आएगी तभी हम पढ़ेंगे। सीखना चाहते हैं हम वेक्टर को, खेलना चाहते हैं वेक्टर के साथ। ठीक है, तो प्रूफ वूफ को बहुत ही सीरियसली लें। हाँ, मान लेते हैं कि ये है ए वेक्टर और मान लेते हैं कि ये है बी वेक्टर और मान लेते हैं, मान लिया होगा वैसे तुमने मन में कि ये क्या है, सी वेक्टर। ठीक है, मान लेते हैं ये है बिंदु ए क्या ओ, ये है ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ओ बी वेक्टर किसके बराबर होगा, इस फिगर को देखते हुए ओ बी वेक्टर किसके बराबर होगा, बताओ। ओ बी वेक्टर मेरे को बनाना है तो ओ से बी को जोड़ा, दिशा ओ से बी की तरफ। ठीक है, तो अपने को त्रिभुज दिखाई दे रहा है, किस किस को त्रिभुज दिखाई दे रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है। ये ओ ए बी जो त्रिभुज है उसमें त्रिभुज का नियम लगा देंगे तो ओ बी वेक्टर जो है
वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, जो बची हुई दो साइड्स हैं उनके सम के बराबर हो जाना चाहिए। तो ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी नहीं, यहाँ पे क्या आएगा ए बी वेक्टर। ठीक है, फिर से देखो इसमें पोजीशन वेक्टर की कहानी अगर लगा दोगे तो बात वो सत्य हो जाएगी। ठीक है, वो अब दोबारा नहीं करा रहा हूँ मैं, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि ओ बी वेक्टर किसके बराबर आ गया, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर के। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा दिया मैंने, त्रिभुज का नियम। और ओ ए वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, और ए बी वेक्टर अपने को क्या दे रखा है, बी वेक्टर। सही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो ओ बी वेक्टर निकल करके आया वो आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, यहां तक की बात है। इसी तरीके से मैं आपसे बोलता हूं कि ए सी वेक्टर क्या होगा, तो ए को सी से जोड़ दिया। ए सी वेक्टर क्या होगा ये निकालने के लिए हमने ए को सी से जोड़ा और दिशा दे दी ए से सी की तरफ। तो ए सी वेक्टर निकालने के लिए फिर से त्रिभुज का नियम लगा दें बच्चों। अब त्रिभुज का नियम कौन से त्रिभुज में लगाओगे, इस त्रिभुज में ध्यान से देखो। ये पहली भुजा है बी वेक्टर, ये दूसरी भुजा है सी वेक्टर, और ये तीसरी भुजा है उल्टे क्रम में। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे क्रम समान है, इधर क्रम क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो हम बोलेंगे कि ए सी वेक्टर जो है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर के बराबर हो जाना चाहिए। और ए बी वेक्टर को हमने क्या नाम दे रखा है बच्चों, बी वेक्टर। बी सी वेक्टर को हमने क्या नाम दे रखा है, सी वेक्टर। ठीक है ना, ए बी वेक्टर को बी वेक्टर और बी सी वेक्टर को हमने क्या नाम दे रखा है, सी वेक्टर। तो यहाँ से ए सी वेक्टर आ गया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और ओ बी वेक्टर हम निकाल ही चुके हैं। अब क्या करो, अब आप निकालो ओ सी वेक्टर। ओ सी वेक्टर निकालने के लिए मैंने ओ को क्या कर दिया, सी से जोड़ दिया, और दिशा ओ से सी की तरफ। तो अब ध्यान से देखो कि ओ सी वेक्टर को निकालने के अपने पास दो तरीके हैं। ओ सी वेक्टर को निकालने के अपने पास दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं, कि एक बार तो त्रिभुज मान लेते हैं, एक बार तो त्रिभुज मान लेते हैं। कौन सा, ध्यान से देखना, त्रिभुज ओ ए सी। दिख गया सभी को, त्रिभुज ओ ए सी में ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, अब तेजी से करते हैं ना, ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर किसके बराबर आ जाना चाहिए बच्चों, ओ सी वेक्टर के। मेरे ख्याल से अब आप कंफर्टेबल हो जाने चाहिए हो ट्रायंगल लॉ में। ठीक है, तो ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर किसके बराबर हो जाना चाहिए, ओ सी वेक्टर के। अच्छा, ओ ए वेक्टर जो है वो तो किसके बराबर है, ए वेक्टर के बराबर है। और ए सी वेक्टर अभी अभी हमने निकाला यहाँ से, ए सी वेक्टर यहाँ से हमने निकाला है, वो किसके बराबर आ रहा है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये किसके बराबर आया, ओ सी वेक्टर के बराबर आया। ध्यान से देख लेना, हमने क्या बोला कि ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, इस लाइन में देखो, ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर ओ सी वेक्टर के बराबर है। ओ ए वेक्टर के बराबर था, और ए सी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के योग के बराबर है। तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया ब्रैकेट में। ये ठीक है, ये तो हमने बोला कि त्रिभुज ओ ए सी से मुझे दिखाई दिया। दूसरा एक और त्रिभुज अपने को दिखाई दे रहा है, कौन सा, मान लो त्रिभुज ओ ए सी तो ले लिया, दूसरा कौन सा दिख रहा है, जहां से ये बन जाए ओ सी वेक्टर बन जाए। दूसरा मेरे को दिख रहा है ओ बी सी, दिख रहा है ना, ओ बी सी, त्रिभुज ओ बी सी। त्रिभुज ओ बी सी में क्या हो रहा है, ओ बी वेक्टर, ध्यान से देखना, ओ बी वेक्टर और बी सी वेक्टर को जोड़ने पर मुझे प्राप्त हो रहा है ओ सी वेक्टर। देख लो एक बार, ओ बी वेक्टर ये वाला और बी सी वेक्टर ये वाला, इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों समान क्रम में लिखे हुए हैं और ये तीसरी जो भुजा है वो उल्टे क्रम में लिखी गई है, तो इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। समझ में आ रहा है, तो ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर को हमने क्या लिख दिया, ओ सी वेक्टर के बराबर लिख दिया। अब आप ध्यान से देखें कि ओ बी वेक्टर अपने को क्या दिया गया है, या क्या हमने निकाला था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर हमने निकाला था।
तो ओ बी वेक्टर को मैंने लिखा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि दो वेक्टर का योग है तो इसको मैंने ब्रैकेट में ऐसे डाल दिया, ठीक है, क्योंकि ये अपने को पहले से ही मिला हुआ था, प्लस बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर क्या है बच्चों? बी सी वेक्टर सी वेक्टर के बराबर है, अकेला है वो। ये किसके बराबर आ गया? ओ सी वेक्टर के बराबर आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ये कंजेस्टेड हो गया है, लेकिन आप नोट्स बहुत अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। पहले आप फिगर बनाएंगे, उसके बाद आप ओ बी वेक्टर, पहला काम आपका ये होगा, ये वाला फिगर बनाएंगे। दूसरा काम आपका ये होगा, तीसरा काम आपका ये वाला होगा, ठीक है, साथ के साथ चाहे तो नोट करते जाओ। चौथा काम आपका ये वाला होगा इस त्रिभुज में, और पांचवा काम आपका ये वाला होगा इस वाले त्रिभुज में, ठीक है। अब छठा काम क्या है वो मैं बताता हूं। देखो यहां से हमने ओ सी वेक्टर निकाला पहले वाले त्रिभुज से, आपको दिखाई दे रहा है ओ सी वेक्टर, ये जो कि किसके बराबर है? ए वेक्टर, इधर मैं लिखता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बराबर है। और यहां से भी हमने ओ सी वेक्टर ही निकाला है, जो कि किसके बराबर है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बस यही तो अपने को क्या करना था? प्रूफ करना था। यही तो अपने को प्रूफ करना था कि साहचर्य नियम या साहचर्य गुणधर्म का पालन हो रहा है सदिश के योग के रूप में। तो हम बोलेंगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को इस तरीके से जोड़ो कि पहले बी और सी को जोड़ा और फिर उसमें ए को जोड़ दिया, या फिर पहले ए और बी को जोड़ा और फिर उसमें सी को जोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि आपने पहले ब्रैकेट बी और सी वेक्टर के योग पे लगाया, या पहले ब्रैकेट ए वेक्टर और बी वेक्टर के योग पे लगाया। दोनों ही केस में सदिशों के योग का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों? सेम ही आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के ही बराबर आएगा, ठीक है। तो इस बात को हमने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया, तो ये प्रूफ्ड हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो मैंने एक पेज में ही करा दिया, लेकिन आप अच्छे से इसको 2 पेज में, मतलब जितना भी पेज लगे, लेकिन अच्छे से लिखेंगे ना। मैंने सीक्वेंसिंग कर दिया कि पहले आपको ये, फिर ये 2 नंबर, फिर ये 3 नंबर, फिर ये 4 नंबर, फिर ये 5 नंबर, फिर आप बोलेंगे कि यहाँ से ओ सी वेक्टर और यहाँ से भी ओ सी वेक्टर, ये दोनों क्या हैं? बराबर है। इनको बराबर कर देंगे तो बस यही अपने को प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये दोनों प्रूफ हो गए। कौन कौन से? एक तो क्रम विनिमय नियम गुणधर्म, और दूसरा साहचर्य नियम या फिर गुणधर्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी, इसको बोला जाता है योज या फिर योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक है ना, ऐसा लग रहा है जैसे हैरी पॉटर का कोई मंत्र है। योगात्मक तत्समक या फिर योज तत्समक, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। क्या मतलब है इसका? देखो बहुत ही खतरनाक चीज है, शायद नहीं समझ में आएगी, ध्यान से देखना। देख रहे हो? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देख रहे हो ना? देखो ध्यान से। ए वेक्टर में यदि मैंने शून्य सदिश जोड़ा तो मुझे मिलेगा ए वेक्टर, या फिर शून्य सदिश में मैंने ए वेक्टर जोड़ा तो भी मुझे मिलेगा ए वेक्टर। बस देखो कितनी खतरनाक बात है, बहुत कम लोगों को समझ में आएगी। ए वेक्टर प्लस शून्य सदिश बराबर होता है ए वेक्टर, या फिर शून्य सदिश प्लस ए वेक्टर बराबर भी क्या होता है? ए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि शून्य सदिश को यदि मैं किसी भी सदिश में जोड़ दूं तो मुझे वही वाला सदिश प्राप्त होगा। अब अगर मैंने ये नहीं भी बताया होता तो क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होता? भरोसा नहीं है, हो सकता है नहीं समझ में आया होता, ठीक है। तो मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है ना। जैसे नंबर्स में भी हम क्या पढ़ते हैं कि 1 + 0 = कितना? 1। कुछ लोग 0 भी बोल सकते हैं, 1 + 0 = 0, लेकिन वो वही लोग हैं जिनके मार्क्स भी 0 आते हैं, ठीक है ना। बाकी नॉर्मल लोग तो क्या बोलते हैं? 1 + 0 = 1, यानी कि किसी भी संख्या में यदि शून्य को जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो उस केस में हम बोलते हैं कि 0 क्या है? किसी भी नंबर का आइडेंटिटी। और कैसा आइडेंटिटी?
एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, शून्य जो है वो ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या का योगात्मक तत्समक कहलाएगा या कहलाएगी, जो भी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, जो भी है वो। ठीक है ना, वो तो अपने हिसाब से देख लेना। तो नंबर्स में भी यही कहानी होती थी। तो इसी तरीके से वेक्टर में हमने बोल दिया कि किसी भी सदिश में एक ऐसा सदिश ढूंढ करके लाओ जिसको अगर मैं किसी भी सदिश में जोड़ दूं तो मुझे वही सदिश मिल जाना चाहिए। तो एक ऐसा सदिश ढूंढ करके हम क्या लाए, कद्दू, शून्य सदिश। समझ में आ रहा है? तो किसी भी सदिश का, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आगे, किसी भी सदिश के लिए जीरो वेक्टर या फिर शून्य सदिश योज्य तत्समक कहलाता है। और क्योंकि वो योज्य तत्समक है तो इसका मतलब क्या है कि उसको किसी भी वेक्टर में जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो अगर मैं ए वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड कर दूं तो फिर से मुझे क्या मिलने वाला है, ए वेक्टर ही मिलने वाला है। ये एडिटिव आइडेंटिटी का मीनिंग है, योगात्मक तत्समक का ये मतलब है। ठीक है, अब इसको तो क्या ही प्रूव करोगे, ये तो फीलिंग ही आ रही है इसकी अपने को, है ना। लेकिन फिर भी अगर मान लो प्रूफ करना ही है तो इस तरीके से समझ सकते हो कि या तो कंपोनेंट फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी वो मैंने पढ़ाया नहीं है। तो अपन इस तरीके से सोचें कि मान लेते हैं कि कोई वेक्टर है ओपी वेक्टर। ठीक है, ये हम प्रूफ देख रहे हैं इसका, बहुत छोटा सा प्रूफ हो जाएगा इसका। मान लेते हैं कोई वेक्टर है ओपी वेक्टर और वो ए वेक्टर के बराबर है। ठीक है, ध्यान से देखना, ओपी वेक्टर किसके बराबर है, ए वेक्टर के बराबर है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि पीओ वेक्टर किसके बराबर होगा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि पीओ वेक्टर किसके बराबर होगा, तो आपका जवाब क्या हो जाना चाहिए, माइनस ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि इसी सदिश का मैंने एक ऋण सदिश ही तो बनाया है। ओपी वेक्टर इस तरीके से होगा, ये मान लो ओ है और ये पी है, तो ओपी वेक्टर इस तरीके से होगा। तो अगर मैं पीओ वेक्टर की बात करूं तो मैंने इस सदिश का परिमाण समान रखा है, इस सदिश का मैंने परिमाण तो समान रखा है। चलो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे यार, इधर बनाता हूं मैं। हाँ, तो हमने क्या कर दिया, इस सदिश का परिमाण तो समान ही रखा है लेकिन दिशा परिवर्तित कर दी। देख पा रहे हैं सभी लोग, ये ओपी वेक्टर है तो ये क्या है, पीओ वेक्टर है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट है, दिशा उनकी क्या कर दी, परिवर्तित कर दी। तो ऐसे ही सदिशों को हमने क्या बोला था, ऋण सदिश कहा था। तो ओपी वेक्टर यदि ए वेक्टर के बराबर है तो पीओ वेक्टर डेफिनेटली माइनस ए वेक्टर के बराबर होगा। अब आप कुछ ना करें, इनको जोड़ दें, तो हम बोलेंगे ओपी वेक्टर प्लस पीओ वेक्टर बराबर क्या मिल रहा है, ए वेक्टर और प्लस माइनस का ए वेक्टर। ध्यान से देखना अगले पेज में, ओपी वेक्टर प्लस पीओ वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस माइनस का ए वेक्टर। यहां तक समझ में आ रहा है ना, जोड़ दिया बे, समझना क्या है, जोड़ दिया। अब इसको ध्यान से देखो और ऐसे ही बता दो कि क्या यहां से शून्य सदिश बन गया। अगर नहीं समझ में आया तो पोजीशन वेक्टर की कहानी पे आ जाओ। ओपी वेक्टर का मतलब क्या है, पी का पोजीशन वेक्टर माइनस ओ का पोजीशन वेक्टर। इसी तरीके से पीओ वेक्टर को आप क्या लिखेंगे, ओ का पोजीशन वेक्टर माइनस पी का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सारे चल बसे, क्योंकि ये प्लस ये माइनस और ये प्लस के साथ ये माइनस के साथ। तो बेसिकली एलएचएस में मेरे को मिल गया शून्य सदिश। ठीक है, इसको आप ओ वेक्टर भी बोल सकते हो, ओ वेक्टर मतलब ओ का पोजीशन वेक्टर माइनस ओ का पोजीशन वेक्टर, तो वो क्या कहलाएगा, शून्य सदिश ही कहलाएगा। तो एलएचएस अपने को ये मिल गया और आरएचएस में है ए वेक्टर प्लस माइनस का ए वेक्टर।
अब इस माइनस ए वेक्टर को आप LHS में ले जाएंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, 0 वेक्टर प्लस वो बन जाएगा ए वेक्टर, और बराबर यहां पे पहले से क्या उपस्थित था, ए वेक्टर। तो बस ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया कि शून्य सदिश को यदि किसी सदिश में जोड़ा जाए तो वही सदिश प्राप्त होता है। अब यहां से ये वाली चीज कैसे बोलें कि ए वेक्टर प्लस 0 वेक्टर बराबर ए वेक्टर में नल वेक्टर जोड़ा जाए तो ए वेक्टर मिलेगा। ये वाली चीज आप बोल सकते हैं क्रम विनिमय के नियम से। आप बोलेंगे कि 0 वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस 0 वेक्टर के ही बराबर होगा। कैसे, क्रम विनिमय के गुणधर्म से। अभी तो पढ़ा हमने फर्स्ट पॉइंट में। तो अगर ये वाला इसके बराबर होगा और ये खुद ए वेक्टर के बराबर है, तो जो ये भाई साहब है वो भी किसके बराबर होंगे, ए वेक्टर के बराबर होंगे। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, छाप लेना इसको भी, समझ लेना इसको भी। तो अब हमने 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली, कौन कौन सी, बोलो कौन कौन सी। क्रम विनिमय नियम पढ़ लिया, साहचर्य नियम पढ़ लिया, और योगात्मक तत्समक किसको कहते हैं वो भी हमने देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। और चौथा क्या नया पॉइंट है ये, इसको मिटाओ और लिख लो नया पॉइंट। नया पॉइंट क्या है, 2 सदिशों को घटाना। घटाने का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन। 2 सदिशों को घटाना यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान से सुनो कि वैसे तो सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ वेक्टर्स में नहीं होती है। क्या कहा मैंने, कायदे से देखा जाए तो घटाना नाम की कोई चीज़ सदिशों में नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको बहुत सी जगहों पे दिखेगा। ये दिखेगा तो वो इस तरीके से दिखेगा, जैसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, तो बेसिकली ये क्या है, हमने ए वेक्टर को माइनस बी वेक्टर के साथ जोड़ा है। मतलब अगर बी कोई वेक्टर है तो उसके विपरीत सदिश को हमने ए वेक्टर के साथ जोड़ा है। ठीक है, तो इस चीज का ये इंटरप्रिटेशन है या इस चीज का ये इंटरप्रिटेशन है। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं कि घटाने नाम की कोई चीज एज सच तो नहीं होती है, लेकिन अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग ये है, उसका मीनिंग ये है कि ए वेक्टर को माइनस बी वेक्टर के साथ जोड़ा गया है और उसको क्या लिख दिया गया है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। समझ में आ रहा है। तो अगर मैं फिगर के हिसाब से बात करूं तो हम बोल सकते हैं कि एक मान लेते हैं त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज कौन सा, ओ ए बी, और ओ ए के अनुदिश सदिश लिख दिया ए वेक्टर, ए बी के अनुदिश सदिश लिख दिया बी वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ का नियम लगाएंगे और यहां पर अपने को क्या दिखाई देगा, ओ बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो अपन जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, 2-3 बार पढ़ लिया अब तो। अब मैं क्या करूं कि ए बी वेक्टर का विपरीत सदिश नीचे की दिशा में लिख दूं, क्योंकि ए बी की दिशा ऊपर की तरफ है, तो नीचे की अगर मैं दिशा कर दूं, दिशा इसकी विपरीत कर दूं और परिमाण वो का वो ही रखूं, तो इसको मान लेते हैं, मैंने बोल दिया सी। ठीक है, तो अगर ए सी वेक्टर और ए बी वेक्टर आपस में ऋण सदिश हैं, आपस में कैसे हैं, ऋण सदिश हैं, तो हम बोलेंगे कि ये अगर बी वेक्टर है तो ये क्या होगा, माइनस बी वेक्टर। ठीक है, हमने इसी तरीके से सी पॉइंट को चूज किया है सच दैट ए बी का और ए सी का जो मैग्नीट्यूड है उन दोनों वेक्टर का सेम रहेगा। ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर का जो परिमाण है वो बच्चों हमने इस तरीके से सी बिंदु को निर्धारित किया है कि ए सी वेक्टर और ए बी वेक्टर का जो परिमाण है वो तो समान ही रहेगा, किंतु उनकी दिशा हमने क्या कर दी, विपरीत कर दी। तो ये बी वेक्टर है तो ये क्या बन गया, माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब ओ को अगर मैं सी से जोड़ूं, यदि मैं ओ को सी से जोड़ दूं और दिशा दे दूं कौन सी, ओ से सी की तरफ। ठीक है, तो अब इस त्रिभुज में
त्रिभुज ओ ए सी में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे तो ध्यान से देखो कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर एक ही क्रम में लिखे हुए हैं। कौन कौन से? ओ ए वेक्टर और ए सी वेक्टर समान क्रम में लिखे गए हैं और क्रम उल्टा कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, इनको जोड़ने पर जो तीसरी भुजा के अनुदिश सदिश लिखा हुआ है उल्टे क्रम में, वो मिल जाना चाहिए। और वो कौन है? ओ सी वेक्टर है। तो ओ ए वेक्टर का नाम क्या है बच्चों? ए वेक्टर। और ए सी वेक्टर का नाम क्या है बच्चों? माइनस बी वेक्टर। तो इसमें मैंने जोड़ा माइनस बी वेक्टर, वो किसके बराबर आ गया? ओ सी वेक्टर के। ठीक है, तो अब आप देखें मैंने किस तरीके से लिखा है। मैंने इस तरीके से लिखा है कि ए वेक्टर में जोड़ा गया है माइनस बी वेक्टर और वो हमें क्या दे रखा है? ओ सी वेक्टर। तो ओ सी वेक्टर को आप इस तरीके से लिख सकते हो या फिर ओ सी वेक्टर को आप सीधे सीधे इस तरीके से लिख सकते हो कि ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिगर के हिसाब से हम इसको फील कर पा रहे हैं। मैंने क्या बोला कि ये एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल कौन सा था? ओ ए बी। तो अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर इसी का एक विपरीत दिशा में समान परिमाण का, लेकिन दिशा क्योंकि विपरीत कर दी तो ये माइनस बी वेक्टर मेरे को मिल जाएगा। इस बिंदु को सी बोल देते हैं और ओ को सी से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसका क्रम और इसका क्रम क्या है? समान है और तीसरे का क्रम क्या है? उल्टा हो गया। तो हम बोलेंगे कि इसमें त्रिभुज का नियम लगाया तो ए वेक्टर के साथ जोड़ा जा रहा है माइनस बी वेक्टर को और वो अपने को ओ सी वेक्टर दे रहा है। तो बेसिकली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर हो गया क्या? ओ सी वेक्टर। तो ओ सी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अगर इस वाली भुजा के अनुदिश जो वेक्टर था वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर था, तो इस वाली भुजा के अनुदिश जो वेक्टर आया वो क्या आया? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, आपको ध्यान होगा कि हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को पढ़ते समय भी इस तरह की बातें की थी। किस तरह की? इसी तरह की। किस तरह की? अरे इसी तरह की, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। हमने बोला था कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा? जो एक विकर्ण है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की दिशा में होगा और जो दूसरा विकर्ण जो यहाँ से है वो कहलाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। समझ में आ रहा है? वो कैसे किया था? मैंने बोला था कि अगर ये बी वेक्टर है तो ये वाला भी बी वेक्टर होगा, फिर इसी की विपरीत दिशा में एक ऋण सदिश बना लेंगे तो ये माइनस बी वेक्टर होगा। इसकी दिशा ऐसी ऐसी ऐसी, इसकी दिशा ऊपर है और इसकी दिशा क्या है? नीचे। तो ये माइनस बी वेक्टर बन रहा था और ये है ए वेक्टर। ठीक है, तो ये वाला जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इस तरह की बातें हमने की थी। फिर इसी को ट्रांसलेट करके मैं यहाँ पे ले आया तो वो भी क्या कहलाएगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में हमने ये सारी बातें देखी थी। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो एक बार उसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी हमने बात की थी। तो दो सदिशों को घटाने का मतलब क्या है कि ए वेक्टर को बी वेक्टर के ऋण सदिश के साथ जोड़ दिया जाए। तो बेसिकली उसका यही मीनिंग है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखा जा रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बस अब इतनी बातें याद रखें आप आज के लिए। कहाँ से शुरू किया था हमने? पहले से। हाँ, यहाँ से हमने शुरू किया था गुणधर्म से। तो पहला क्या है? क्रम विनिमय नियम। ध्यान से देखते जाना और इसको पॉज कर करके नोट कर लेना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के बराबर होता है। दूसरा क्या है? साहचर्य का नियम। ये इसका प्रूफ हो गया, ये भी देख लेना, बहुत अच्छे से आना चाहिए। साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या बोलता है कि ब्रैकेट को इंटरचेंज करने पे वेक्टर एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। फिर इसका हमने प्रूफ देखा है। किसका? साहचर्य नियम का प्रूफ। ठीक है, लिखूंगा यहाँ पे। लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है? प्रूफ है। किसका?
साहचर्य नियम का। आगे बढ़ते हैं। और योज्य का जो तत्समक, हाँ ये भी हमने पढ़ लिया ना कि नल वेक्टर ही क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये सारी बातें देख लेना, इसका भी प्रूफ वगैरह देख लेना, ये वाला। ठीक है, सब कुछ नोट कर लेना बहुत अच्छे से सीक्वेंस में। और ये हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ा था। ठीक है, दो सदिशों को घटाने का क्या मीनिंग है, ऋण सदिश को अगर उसके साथ जोड़ दिया जाए तो वही मतलब घटा दिया। ठीक है, ये इसका फिगर वाइज इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, व्याख्या हाँ, ये इसी फिगर को मैंने फिर यहाँ पर साफ़ सुथरे तरीके से बना करके दिखा दिया। वैसे तो यहाँ पे भी साफ़ सुथरा है, गंदा नहीं हुआ है। ठीक है, और लास्ट में ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, एक बार पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को देख लेना। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, चलते हैं बस।